नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अजीत। 21वीं सदी में देश की उम्मीदें भी परवान पर हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर है कि तरक्की का आधार नौनिहाल है और उत्तर प्रदेश में इनकी शिक्षा का हाल क्या हमारी उन उम्मीदों के अनुरूप है? आमतौर पर जो औसतन खबरें आती हैं और हम बताते हैं वो तो निराशाजनक तस्वीर ही पेश करती हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर नाउमीदी में, निराशा में भी कहीं ना कहीं आस की कोई किरण जरूर होती है। आप शायद ही यकीन करें कि राज्य में ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूल भी हैं जिनमें एडमिशन की चाहत अभिभावकों में ऐसी है कि प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे अपने बच्चों को वो वहां से हटाकर भी इस सरकारी स्कूल में दाखिला चाहते हैं। कैसा है ये स्कूल, कैसी है इसकी व्यवस्था, आखिर कैसे ये सब संभव हुआ? और जब एक सरकारी स्कूल इस स्तर का हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं? क्या हम इस तरह से पूरे राज्य के स्कूलों का कायाकल्प नहीं कर सकते? और इसी पर हमारी ये खास मुहिम खूब पढ़ो खूब बढ़ो। बेहतर कल की नई तस्वीर। सुनहरे भविष्य की ओर नया कदम। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, खेलकूद और योगा भी सिखाना है। बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना है। कॉन्वेंट को मात देता सरकारी स्कूल। बदलाव आएगा। खूब पढ़ो खूब बढ़ो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। उन्नाव का ये सरकारी स्कूल किसी भी मायने में प्राइवेट स्कूलों से पीछे नहीं है। यहां बच्चों के पढ़ाई लिखाई के साथ ही उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। पहले देखिए रिपोर्ट। स्कूल के प्रवेश पर लगे रंग बिरंगे झंडे, खूबसूरत बगीचा और बगीचे में लगे झूले, बच्चों के खेल कूद की सारी व्यवस्था, पीने के साफ पानी का इंतजाम। सुबह स्कूल खुलते ही बच्चे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। फिर उन्हें योगा सिखाया जाता है। उसके बाद वो क्लासरूम में जाते हैं। ये सब देखने और सुनने के बाद तो आपको यही लग रहा होगा कि हम किसी प्राइवेट या कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर उन्नाव के एक सरकारी स्कूल की है जिसने लोगों के मन से सरकारी स्कूलों की बदहाल छवि को बदल कर रख दिया है। हमारे यहाँ कैरम बोर्ड बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन के लिए कोर्ट बना हुआ है, लूडो भी है, डंबल योग भी हम कराते हैं। प्रार्थना उसके साथ बच्चे अपनी संस्कृत से जुड़े इसके लिए हम मंत्र करवाते हैं, गायत्री मंत्र करवाते हैं। जब बच्चे भोजन करते हैं उस समय भोजन मंत्र करते हैं। अभिभावकों के प्रति उनको श्रद्धा हो इसलिए हम लोग अभिभावक सम्मेलन समय समय पर करते हैं। बच्चे अपने जिंदगी को जिए इसलिए उनके जन्मदिन मनाते हैं, खुश रहें, वो एक दूसरे को प्यार करें इसलिए वो बधाई पत्र बनाते, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। बाकी तो अन्य विद्यालयों में जैसा होता बच्चे भोजन भी बनाना बताते हैं। अचार है, जेम है, मुरब्बा है। लड़कियों के साथ लड़कों को भी हम सिलाई वगैरह सिखाते हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें सिलाई, कढ़ाई, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल में बच्चों को इस तरह का बेहतर माहौल देने का श्रेय काफी हद तक यहाँ के टीचर्स को जाता है। ये वो कक्ष है जहां पर बच्चों का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाए कि जिस तरह से बच्चों को जो उनका बर्थडे होता है, बर्थडे के लिए बाकायदा जनवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल में जिन जिन बच्चों का बर्थडे है उसको बाकायदा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्टिविटीज कराई जाती हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, इनके पास ड्राइंग के सरकारी स्कूलों में अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है कि इतने बेहतर ढंग से बच्चों को शिक्षा दी जाए। और ऊपर की ओर
दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चे जो यहाँ पे क्राफ्ट का काम है वो भी करते हैं, सिलाई और कढ़ाई, बच्चों ने खूबसूरत डिजाइन की ड्रेस भी तैयार करी है, बनाई है। और पूरे विद्यालय में जिस तरह से ये बच्चों का जितना मीना कार्यक्रम जो संचालित किया जाता है, रेडियो प्रसारण, तो रेडियो भी रखा हुआ है, सिलाई मशीन है, बैडमिंटन है, कई तरह की एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाती है। ये शिक्षकों के प्रयास का ही नतीजा है कि अब लोगों के मन में भी सरकारी स्कूलों के प्रति सोच में बदलाव आया है। अब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव। और हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं कई खास मेहमान। सुधा शुक्ला है हमारे साथ, प्रधान शिक्षिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय की तेंदुआ हिरणकुद्दी कानपुर से ये हमारे साथ जुड़ी हैं। जो रिपोर्ट हमने दिखाई जिसमें शिक्षिका जो दिख रही हैं वो वही हैं। इसके साथ ही लखनऊ से माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रवक्ता आरपी मिश्रा हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और लखनऊ से आईएएस एसपी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह बीएसए उन्नाव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारी इस खास मुहिम में। हम आप सबके पास एक एक कर लौटेंगे, लेकिन इस बीच बता दें, आपने जो तस्वीर देखी, जो रिपोर्ट देखी उन्नाव की, ये तस्वीर देखी और जहां बच्चे अपने सुनहरे भविष्य की तरफ बड़े ही विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के हालात यही हैं? शायद नहीं। आपको दिखाते हैं कानपुर के ग्वालटोली के एक प्राथमिक विद्यालय का हाल, यानी एक दूसरी तस्वीर जो सूबे में शिक्षा की बदहाल तस्वीर की कहानी बयां कर रहा है। कहते हैं अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती, और शायद इसी बुनियाद को मजबूत करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की वकालत की गई। सरकारों ने समय समय पर यहां पर पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति है, पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक क्लास है, इस क्लास में 1 से लेकर 5 तक के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। पहले बेटा एक चीज ये बताओ, क्या नाम है आपका? सोनी। किस क्लास में हो आप? 5 में। 5 में हो। बेटा आप किस क्लास में हो? 5 में। आप बताओ बेटा किस क्लास में हो? 1 में। 1 में हो। और आप? 2 में। 2 में। आप बेटा किस क्लास में हो? 2 में। 2 में। आप? 1 में। 1 में। तो आपने देखा यहाँ पर 1, 2, 5 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सारे बच्चे एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यही है क्वालिटी एजुकेशन? जब एक क्लास में 1 से लेकर 5 बच्चे तक, और जरा एक तस्वीर और देखिए, यहां पर 2 शिक्षक भी हैं, 5 क्लासेस चल रही हैं, 2 शिक्षक हैं, कमरा 1 है, और ये हालात। और इसकी एक तस्वीर आपको बताते हैं। दरअसल ये स्कूल शरणार्थी के रूप में चल रहे हैं। एक कैंपस में हम आपको बाहर का नजारा भी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी प्राथमिक शिक्षा की स्थितियां हैं। मैम एक मिनट आप हमारे साथ आइए जरा। एक चीज ये बताइए, यहां पर आपका कौन सा विद्यालय है? आप किस विद्यालय से हैं? गणेश नगर। गणेश नगर में। और ये किस विद्यालय पे आप पढ़ा रहे हो? खलासी लाइन। खलासी लाइन में। क्या आपका अपना कोई विद्यालय नहीं है? नहीं, हमारा विद्यालय खाली हो गया। विद्यालय किराए की बिल्डिंग थी तो खाली हो गया। आपके विद्यालय में भी पहले किसी विद्यालय को मर्ज किया गया था? सूटरगंज को। सूटरगंज विद्यालय को बिल्डिंग भी खाली हो गई थी सूटरगंज की, तो वो हमारे विद्यालय में मर्ज कर दिया। कब से आप ये गणेश नगर विद्यालय खलासी लाइन में चला रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। अब तक आपकी कोई बिल्डिंग नहीं मिली? नहीं मिली। कितने बच्चे थे आपके पास? हमारे पास 200 बच्चे थे। 200 बच्चे। और आज कितने बच्चे हैं? 49 बच्चे। आते कितने बच्चे हैं? 25-30 बच्चे तो आते हैं। 25-30 बच्चे आते हैं। क्यों नहीं आ पाते सारे बच्चे? दूरी की वजह से। दूर की वजह से। मतलब आपके पास अपना कोई क्लासरूम नहीं है, अपना कोई स्कूल नहीं है, बच्चे दूर से आते हैं, इसलिए पूरे आ नहीं पाते। तो अधिकारियों से कहा नहीं कभी? कहा है, कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल जरा इस तस्वीर को समझिए कि किस तरीके से पहले एक स्कूल में उसकी बिल्डिंग खाली हुई, दूसरे स्कूल में मिलाया गया, उस दूसरे स्कूल की बिल्डिंग भी खाली हो गई, तो मजबूरी में तीसरे स्कूल में आकर शरण लिया। ये है प्राथमिक शिक्षा की असल हकीकत कि किस तरीके से 5-5 स्कूल एक कैंपस में चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इस कैंपस की बात करूं तो इस कैंपस में 5 स्कूल चल रहे हैं और लगभग 200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं सुधा शुक्ला, प्रधान शिक्षिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ हिरणकुद्दी कानपुर से, और लखनऊ से हमारे साथ हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता
आरपी मिश्रा और आईएएस एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह बीएसए उन्नाव भी हमारे साथ हैं। एसपी सिंह जी, ये बताइए कि जो तस्वीर हमने दिखाई, एक मुकम्मल तस्वीर है सरकारी स्कूल की ही, सरकारी प्राथमिक विद्यालय की, और एक दूसरी जो बदहाल स्थिति है, दरअसल हकीकत क्या है औसतन पूरे राज्य की? ऐसे हम खबरें दिखाते हैं, लेकिन आपकी नजर में? देखिए, ये तो बात कई बार मैं कह भी चुका हूं और कई बार चर्चा में भी आई है, आपके टीवी पे भी चर्चा में आई, चैनल पे आई है चर्चा में। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा को मैं अलग छोड़ देता हूं, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पे आता हूं, इनका खस्ता हाल है। और ये उत्साहजनक है, एक आध स्कूल में जब देखने को मिलता है जिसमें स्वयं प्रेरणा से अध्यापक गणों ने कर लिया या वहां के स्थानीय लोगों ने कर लिया जी, लेकिन अधिकांश जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति तो बदहाल है। वहां तो बेसिक स्कूल्स जो शिक्षा के स्कूल्स हैं उनकी उन्नाव में देख लीजिएगा और जगह जाके एक स्कूल को छोड़ दीजिए और स्कूल की स्थिति देख लीजिए। कानपुर क्यों जाते हैं दूर? स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे वहां आते नहीं हैं। इवन मनरेगा के अंदर काम करने वाले जो लेबर क्लास है, जो कि 4,000 5,000 रुपए महीने कमाता है, वो भी अपने बच्चों को एकेडमी में भेजना चाहता है, जो 150 रुपए, 200 रुपए महीने का फीस लेता है। लेकिन एसपी सिंह जी, ये बताइए कि एक स्कूल की ही तस्वीर, क्या ये उम्मीद जगाने के लिए काफी नहीं है कि बाकी स्कूल भी इस तरह से हो सकते हैं? आखिर क्यों नहीं हो सकते? यानी जितने संसाधन, जो तरीके इस स्कूल ने अपनाए, जिस तरीके से चीजों को अलग तरीके से रखा सबके सामने, जिससे कि ये स्कूल इतना पॉपुलर हुआ और यहां लोग इस तरह की उम्मीद लिए आते हैं, आखिर वो चीजें इसी सिस्टम से निकल कर आई है ना? यानी सिस्टम में वो चीजें हैं, वो बातें हैं, उन्हें बस एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देखिए, मैं मानता हूं ये जो उत्साहवर्धक कार्य है उसका प्रशंसा होनी चाहिए जी। वो काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया, लेकिन ये अच्छा काम कितने समय तक चलेगा, एक तो वो इशू है। ठीक है, इन्होंने किया, अपने प्रयास से किया है। देखिए, इसमें कौन जिम्मेदार इसके लिए, किसने किया? यहाँ के टीचर्स ने मिलकर किया। टीचर्स को प्रेरणा कहां से आई? टीचर्स को प्रेरणा आ सकती है, स्वयं प्रेरणा से आ सकते हैं, सामूहिक प्रेरणा से आ सकती है। टीचर्स को दूसरी प्रेरणा का माध्यम और क्या हो सकता है? अच्छी सैलरी हो सकती है जो उनको मिलती है, वो प्रेरक के रूप में काम कर नहीं रही है। और प्रेरणा कहां से आ सकती है? वो अच्छी ट्रेनिंग से आ सकती है। ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे मॉड्यूल बने हुए हैं, ट्रेनिंग के लिए तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब कि वो ट्रेनिंग मोटिवेट नहीं कर पाती उनको, टीचर्स को। दिक्कतों पर हम चर्चा करते रहते हैं। आज हम इसीलिए इस पॉजिटिव एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या विधि अपनाई गई, ये सबके सामने खुलासा होना चाहिए और इसी तरीके से ये मुहिम आगे बढ़ेगी। सुधा शुक्ला हैं सबसे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्या अप्रोच इन्होंने अपनाया जिसके कारण स्कूल को इस स्तर पर इन्होंने ला दिया है। सुधा जी। मैंने बच्चों को सबसे पहले जब मुझको विद्यालय मिला तो मैंने देखा कि वहाँ का जो परिवेश है वो आकर्षित नहीं करता, इसलिए मैंने परिवेश को आकर्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाए, फूल लगाए और फिर बच्चों का ठहराव हो विद्यालय में। इसके लिए मैं उनके गार्जियनों से मिली, उनकी समस्याओं को मैंने समझा और उनके परिवार को अपना परिवार बना लिया मैंने और उन बच्चों को अपना बच्चा मान लिया। तो इसी से वो हमसे जुड़े और हमारी बात मान करके मैंने कहा कि देखिए विद्यालय भेजिए, पढ़ाई लड़कियों की हो या लड़कों की हो, सभी की समान व्यवस्था है सरकार के द्वारा, इसलिए आप जो है निसंकोच भेजें। किसी की समस्या थी कि सब्जी बेचने बच्चा जाता है तो नहीं आ पाएगा, कोई कहता था खेत काटने, बकरी चराने जाते, मैंने कहा आप भले ही देर में भेजें, बच्चे को दंडित नहीं किया जाएगा, बच्चे को भेजा जाएगा। चलिए, ये जो पहली बात आपने बताई है ये उपस्थिति को लेकर है, जिसके लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए सरकार की तरफ से। एमडीएम भी खासतौर पर उन्हीं में से एक है, भले भी वो कितना सफल हो या असफल हो, लेकिन उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ स्कूल की व्यवस्था आखिर इतनी अच्छी कैसे हो पाई, इसमें संसाधन कहां से आए, कैसे लगाए गए, कैसे चीजें नियमित की गई, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए आप। सुधा शुक्ला है हमारे साथ, डॉक्टर मुकेश कुमार है हमारे साथ और हमारे साथ आरपी मिश्रा भी हैं और एसपी सिंह भी है।
खूब पढ़ो खूब बढ़ो, जी संगम के मुहिम आखिर क्यों नहीं हो सकता है सभी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प। आज हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। हमने आपको दो तरह की तस्वीरें दिखाई, एक सकारात्मक और दूसरी बदहाल तस्वीर स्कूलों की। आपको ले चलते हैं दूसरी जगहों की भी तस्वीर दिखाते हैं। गाजीपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जहां गरीब बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत के आईने में तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। स्कूल की जर्जर दीवारें, टूटे फूटे दरवाजे, कमरे के बेकार हालत में पड़े बिस्तर, ये सब आप देखिए इन तस्वीरों में। ये साफ बता रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों के लिए कैसे इंतजाम है। स्कूल में सुरक्षा का इंतजाम नहीं है और इसलिए आवासीय सुविधा होने के बावजूद छात्राएं यहां हॉस्टल में रुकने से डरती हैं। कौन कौन से विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती आप लोग की? गणित की, विज्ञान की और इंग्लिश की। इन तीनों विषय की जब पढ़ाई नहीं हो पाती तो कैसे पढ़ती, कैसे आप लोग कोर्स पूरा हो पाता है? मैम थोड़ा थोड़ा बताती हैं हम लोग को। तो इसका सभी निरीक्षण करके देखा जाएगा, जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मिसिंग है वहाँ पे, उसके लिए जरूर पत्र लिखा के उसकी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग को यहाँ पे हम लोग का दरवाजा टूटा हुआ है और यहाँ पे हम लोग को परेशानी होती है, लेकिन डर लगता है क्योंकि टूटा हुआ है तो कि कोई भी आ जाएगा अंदर। सर्व शिक्षा अभियान, इसके नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन क्या वाकई हर बच्चे तक सही तौर पर शिक्षा पहुंच पा रही है? ये देवरिया जनपद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अब, जहां प्राथमिक शिक्षा एक मजाक बनकर रह गई है। स्कूल की दीवारों पर जगह जगह दरारें हैं, जहां बच्चों की जान का डर हर वक्त बना रहता है। क्लासरूम तक नहीं है, जिसके चलते मासूम बच्चे बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सूबे में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम दावों और वादों की हकीकत हैं। उन्हें मुंह चिढ़ाने के लिए ये काफी हैं। केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है उसके अनुसार शून्य है, और वही प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही बेदहाल स्थिति है। इसे पढ़ाई की तो शून्य ही स्थिति कही जा सकती है। तो उस विद्यालय का मैंने निरीक्षण किया था। किराए का भवन है, तो किराए भवन में हम बहुत बेहतर व्यवस्था की बात नहीं कर पाते हैं और करीब 150 से 200 अध्यापक निलंबन हुआ और आज 6 अध्यापक बर्खास्त दिए हुए हैं। करीब 200 अध्यापकों को चेतावनी दी गई, प्रतिकूल परिस्थिति दी गई और पिछले 4-5 महीने से स्थिति काफी बेहतर हो गई है। तो हमने शुरुआत की थी इसमें सकारात्मक तस्वीर से, किस तरीके से स्कूल की जो हालत है वो कितनी बेहतर हो गई। वो हमने कानपुर से एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। वहां की प्रधान शिक्षिका हमारे साथ हैं सुधा शुक्ला जी। सुधा जी, यहां अगर हम बात करें, यहां जिस तरह की व्यवस्थाएं, इनमें संसाधनों की अगर बात करें, वो कहां से आई, कैसे आए वो संसाधन, और किस तरीके से आपने उन संसाधनों को व्यवस्थित किया जिसके कारण स्कूल का कायाकल्प हुआ? ये हमारी सकारात्मक सोच और बच्चों के प्रति लगाव ही था। एक क्रांति की तरह थी भावना कि हम शिक्षा में बदलाव लाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने वेतन का 1% बच्चों को दान कर दूंगी। सर, ये सोच आज तक बनी हुई है, इसलिए मैं अपने निजी संसाधन से, जो गवर्नमेंट से मिलता है वो तो मिलता है, उसमें जो कमी होती है उसको मैं अपने निजी पैसे से पूरा करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि काम कितना है, मैं ये सोचती हूँ काम कैसे होगा और इसको पूरा करना है। सर, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानती हूँ और जब मेरे अधिकारी आकर के कभी अच्छी तारीफ करते हैं तो लगता है कि मुझको पुरस्कार मिल गया है। सर, इसके लिए मैंने बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड बनवाए, जिससे कि वो आपने मूल बात ये बताई कि आप अपने वेतन का कुछ हिस्सा इस तरीके से इसमें लगाती हैं। सवाल है कि क्या हालात सुधारने के लिए ऐसे प्रयास सभी को करने होंगे, इसके बिना बात नहीं बन पाएगी? आरपी सिंह जी, आरपी मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बहुत अच्छी, मैं बधाई दूंगा सुधा शुक्ला जी को कि बहुत अच्छा प्रयास है, और वो इसलिए कि इनका लगाव हुआ है, इनके अंतरात्मा की आवाज। हमारी चिंता ये है कि हम इस चीज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे ये चीजें बढ़ पाएंगी, क्योंकि इससे पहले जो बात ये कर रही थी कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया वहां, लेकिन जब संसाधनों की बात आई तो इन्होंने कहा कि हमने अपना हिस्सा उसमें लगाया है। अब ये स्थिति पूरे प्रदेश में बनती तो दिखाई नहीं देती, हर कोई इस तरीके का हो नहीं सकता। फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी, स्थितियां इस तरह की दूसरे स्कूलों की कैसे हो पाएंगी?
इसके लिए तो प्रयास करना होगा। लखनऊ के हमारे एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा जी हैं, जैसा अभी आपने दिखाया, उनकी भी सोच यही है। मेरी बात हुई, मैं उनके कार्यालय गया हूं, वहां पर जो टीचिंग एड्स इतने बढ़िया ढंग से बनाया हुआ, गणित कैसे पढ़ानी है, हिंदी कैसे पढ़ानी है, अल्फाबेट्स कैसे पढ़ाने हिंदी के अंग्रेजी के, उनकी भी सोच बहुत अच्छी है, जिनके अंडर में ये उन्नाव जनपद आता है। अगर ऐसे अधिकारी हो जाए और ऐसे शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो जाए, तब हो सकता है संसाधनों की जानना चाहेंगे। आप करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये आप प्रवक्ता हैं संघ के, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता हैं आप। आपसे लोग जानना चाहेंगे कि संघ क्या इस तरह की चीजों को भी बढ़ावा देता है या सिर्फ संघ में राजनीति ही होती है? नहीं, निश्चित रूप से हमारा संगठन गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ हमारे संगठन के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने चिंतन अभियान चलाया था, और उसमें ये जब सत्र शुरू होता था, ये बिल्कुल ऑन पेपर है, ग्रीष्मकालीन गोष्ठी हुई थी यहाँ हमारी हरिद्वार में, वहां पर निर्णय लिया गया था आज चिंतन कि हम जुलाई में जब शुरू होगा तो आज चिंतन करेंगे हमें पूरे साल क्या करना है। लेकिन इसका असर दिखता नहीं है ना, ये दिक्कत है आरपी मिश्रा जी, इसका असर दिखता नहीं है। संघ क्या कुछ कर रहा है इस दिशा में, इस सकारात्मक सोच को और बढ़ाने की दिशा में, ये कहीं से परिलक्षित नहीं होता, ये कहीं से दिखाई नहीं देता है। इस पर लोगों की चिंता है। हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तो जी संगम की मुहिम खूब पढ़ो खूब बढ़ो, और इसमें हम कर रहे हैं चर्चा। सुधा शुक्ला हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ हैं, और आरपी मिश्रा और साथ ही एसपी सिंह भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। एक स्कूल अगर इस स्तर का बन जाता है, सरकारी स्कूल, जहां प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर अगर चाहते हैं अभिभावक कि वहां उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, तो वो बनाने के लिए संसाधन के तौर पर शिक्षक को अपना अंशदान करना पड़ेगा। क्या इसके बिना और कोई व्यवस्था बनती नहीं दिखती? मुकेश जी, इसके लिए मेरा कहना तो ये होगा कि जब हमारे बीच में कमिटेड टीचर होंगे तो ये हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता है कि संसाधन कहाँ है। संसाधन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत प्रदान किए गए हैं। हम यही तो सवाल कर रहे हैं आपसे मुकेश जी, हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या वहां के टीचर को अपना अंशदान करना होगा? संसाधनों की ये स्थिति है, करोड़ों करोड़ जो आते हैं अलग अलग तरह की परियोजनाओं के नाम पर, बेसिक शिक्षा के नाम पर, आखिर उन संसाधनों का इस्तेमाल होने में किस तरह की व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं? क्यों वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं? आप बीए से हैं उन्नाव में, और वहीं पर एक स्कूल की ये स्थिति और दूसरे स्कूल की अलग बदहाल स्थिति, दोनों तस्वीरें हमने दिखाई हैं। आखिर ऐसा क्यों है मुकेश जी? जहां तक उन्नाव की बात है, यहाँ इतने कमिटेड टीचर हमको मिले हैं, इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की एक्सरसाइज की है कि अच्छे टीचर्स को उन्हीं के बीच जाकर चयनित किया है, और निश्चित रूप से कमिटमेंट के आधार पर कुछ अध्यापकों ने अतिरिक्त किया। जैसा मैडम शुक्ला मैडम हैं, इनका विद्यालय अपने आप में बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त भी उन्नाव में सैकड़ों विद्यालय ऐसे मैं नाम गिना सकता हूं जो बिल्कुल रायबरेली बॉर्डर पर हैं या उधर कन्नौज बॉर्डर पे हैं, जिनको चिन्हित किया गया है कि ये विद्यालय अध्यापक के कमिटमेंट के कारण और जो नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर क्या व्यावहारिक दिक्कतें हैं? दूसरे स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते? संसाधनों का क्या वहां अभाव? एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं एसपी सिंह जी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सर्व शिक्षा अभियान का बजट मेरे हाथ में है 5 साल का, लगभग 50,000 करोड़ रुपए पिछले 5 वर्ष में प्राप्त हुए हैं। 50,000 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा में, सर्व शिक्षा अभियान में हुए हैं जी। ये जो पैसा है, इतना बड़ा पैसा है कि अगर ये सारे स्कूल से पहुंच जाता तो मैडम जैसे मिसेस शुक्ला ने 1% अपनी जेब से लगाया है, ये शर्मनाक चीज है। ये हमारे शिक्षा विभाग के लिए शर्मनाक चीज है कि टीचर अपनी जेब से लगा रहा है और तब शिक्षा विभाग उसकी तारीफ कर रहा है कि इसने बहुत अच्छा काम किया। ये तो इनका व्यक्तिगत प्रयास है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये अपना निजी स्कूल भी अच्छा चला सकती थी अपने संसाधनों से, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो ये 50,000 करोड़ रुपए 5 साल में सर्व शिक्षा अभियान में आया है, इससे सारे स्कूलों की स्थिति ऐसी बन सकती थी बशर्ते कि ये पैसा पूरा लग जाता निष्ठा के साथ में। इसमें पिलफरेज, इसमें भ्रष्टाचार, इसमें इसकी वजह से पैसा पहुंचा नहीं वहां तक, लगा नहीं पैसा वहां पे। मैं चाहता हूं हमारे अधिकारीगण इतने प्रोत्साहित हों, हमारे शिक्षक इतने प्रोत्साहित हों, ये सामूहिक रूप से स्वयं प्रेरणा से अच्छा काम करके इस पैसे का सदुपयोग करें
और बच्चों, ये सभी स्कूलों की स्थिति ऐसी हो जाए कि बच्चे कॉन्वेंट स्कूल एकेडमी में ना जाके हमारे बेसिक शिक्षा स्कूल में आए। क्यों नहीं आ रहे हैं? आने का कारण ये शिक्षा नहीं हो रही है, बच्चे आकर्षित नहीं हो रहे हैं। मिड डे मील में खाली खाने के लिए आते हैं बच्चे, उसके बाद पढ़ते नहीं है वहां पे। अभी मैं सराय मांझन गांव में गया था, कन्नौज भी गया था, मैं वहां भी देखा था मैंने। स्कूल में गया, वहां पे 90 बच्चों का पिछले 10 दिन से खाना बन रहा है मिड डे मील में। और वहां बच्चे जब मौके में गया मैंने पाया तो 12 बच्चे, जो खाना है उसमें ही प्रिफरेज हो रहा है, वो भी चोरी करा जा रहा है। और 12 बच्चे खाली वो मौके पे मिले। तो जो ये जितनी परियोजनाएं हैं, जो पैसा आ रहा है कि बच्चों की किसी तरह से संख्या बढ़े स्कूल में, वो पैसे का प्रिफरेज है, उसका भ्रष्टाचार है, वो जा नहीं रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटे छोटे प्रयास हैं, इनका प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। भ्रष्टाचार जो व्यापक तौर पर है, व्यापक पैमाने पर है, और उसकी बात हमेशा की जाती है, आखिर इसे दूर करने के लिए अंदर से ही आवाज क्यों नहीं आती? संघ के प्रवक्ता है हमारे साथ। मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आखिर संघ में इस तरह की कोशिशें, इस तरह के प्रयास भला क्यों नहीं किए जाते? भ्रष्टाचार को लेकर कभी हंगामा क्यों नहीं किया जाता? शिक्षकों को जिस तरीके से दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है, भ्रष्टाचार के भी भेंट चढ़ते हैं वो, और उसमें शामिल भी होते हैं, दोनों चीजें एक साथ हैं। आखिर इन सब के विरुद्ध आवाज संघ की तरफ से क्यों नहीं उठती? नहीं, बहुत उठाई गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई है। आज हमारे शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी जेल के अंदर हैं, वो संगठन की ही देन है कि उन्होंने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आज के वर्तमान मंत्री हैं, ये भी भ्रष्टाचार के घेरे में है। होता यह है, जब सत्ता में पहुंचे लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को मंत्री बना देते हैं, जो शिक्षा विभाग में आ जाते हैं, तो चौपट होना ही है और होता ही है। ये सारा पैसा जो अधिकारी होते हैं वहां पहुंचते हैं, उनको मंत्रियों को पैसा देना है। अगर उनको वहां रुके रहना तो पैसा देना है। वो नॉन डिस्टर्बेंस अलाउंस होता है 30-40 लाख रुपए। अगर उनको कहीं मनचाही जगह ट्रांसफर करना है, आप जो कह रहे हैं ये व्यवस्था की बात हो गई। आप जो कह रहे हैं इसमें लग रहा है कि ऊपर से ही भ्रष्टाचार चलता है और निचले स्तर पर शिक्षक उसके शिकार होते हैं, या फिर मजबूरी से उसमें उन्हें जाना पड़ता है। एसपी सिंह जी, क्या यही स्थिति है? इसके लिए तो हम लोगों ने आंदोलन किया। माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी की अगुवाई में आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आरोप लगाए गए, रेट लिस्ट छापी गई। ये सरकार चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार हो, ये कुछ नहीं करना चाहती। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लोग आवाज उठाते वो दबा दी जाती है। आज भी हमारा आंदोलन चल रहा है। नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। एसपी सिंह जी जो कह रहे हैं अभी संघ के प्रवक्ता, सीधे तौर पर इनका ये परिलक्षित होता है, इनकी बातों से साफ सामने आता है कि ऊपर से भ्रष्टाचार नीचे की तरफ आता है और मजबूरी से इसमें शिक्षक उसमें शामिल होते हैं। क्या यही स्थिति है, यही सूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूं, देखिए, भ्रष्टाचार पर्कुलेट करता है ऊपर से जी। और ऊपर सही मंशा होगी कि जो भी भ्रष्टाचार फैला रहा है उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ये सही है। हमारे शिक्षा अधिकारी, मैं देखता हूं, देखिए, ये भी बीएसए हैं, उन्नाव के भी पीएचडी हैं, यहाँ के एडी बेसिक हैं, राणा साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अधिकारियों में अच्छा काम करने की ललक है। बीएसए हैं, डीआईओ से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी सब कल्चर, उसको कही ऐसा कल्चर बना हुआ है कि जिससे शिक्षा भवन है, बीएसए कार्यालय है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वहां शिक्षकों का शोषण होता है, उनकी पेंशन से कटौती होती है। जो पैसा स्कूल में मरम्मत के लिए जाता है, चौक खरीदने के लिए जाता है, डस्टर के लिए जाता है, फर्नीचर के लिए जाता है, उस पैसे में प्रिफरेजेस है बहुत ज्यादा। ये सारे स्कूल ऐसे बन सकते हैं जो मिसिस शुक्ला ने बनाए हैं, प्रोवाइडेड कि ये इस साल का बताता हूं मैं आपको, 9,000 करोड़ रुपए आया है सर्व शिक्षा अभियान में, और 3,000 करोड़ रुपए खर्चा भी हो गया। कहीं दिखाई नहीं देता कि पैसा कहां खर्चा हो रहा है, कहां जा रहा है पैसा। 50,000 करोड़ रुपए 5 साल में आ जाए और ये पैसा इन शिक्षकों को दे दिया जाए कि तुम ये बताओ क्या चाहिए, इनसे मांग करी जाए कि तुम क्या चाहते हो। इनको इन्वॉल्व किया जाता बजट मेकिंग में, इनको इन्वॉल्व किया जाए कि हम ये जो योजना बनाने में, नीचे से योजनाएं बननी चाहिए, ऊपर से योजनाएं बनती हैं, ऊपर से पैसा जाता है, उसमें कटौती होती है, उसमें प्रिफरेज होते हैं। मैं ये कह सकता हूं दृढ़ता के साथ में, वास्तव में ये जो शिक्षा विभाग है इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से है, नीचे से नहीं है। सवाल है कि जो शिक्षक इसके घेरे में आ चुके हैं वो इस कुचक्र से कैसे निकलें, इस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आखिर शिक्षक क्या इस कुचक्र में फंसे हुए हैं, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, जरा मुकेश जी बात कहना चाहूंगा। निकलने का रास्ता है, ये सारे लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं। मुकेश जी के बाद फिर लौटते हैं आपके पास एसपी सिंह जी। मुकेश जी। जी, अभी एक चर्चा, क्योंकि एक अच्छे स्कूल और खराब स्कूल आप लोगों ने दिखाए हैं, तो निसंदेह में प्रशंसा
भ्रष्टाचार की बात यह है कि भ्रष्टाचार 100% पैसा सर्व शिक्षा अभियान से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलता है वो विद्यालय में डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत विद्यालय के एसएमसी के खाते में जाता है। विद्यालय प्रबंध समिति उसको खर्च करती है, अभिभावक उसको खर्च करता है, अध्यापक उसको खर्च करता है। तो ऐसी स्थिति में ये आरोप लगाना कि साहब वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, खुद मैडम इस चीज को बता सकती हैं कि कितना पैसा उनको यहाँ गया है। हर साल पुताई होती है, निश्चित रूप से पुताई होती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत कराई जाती है, न कि कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी कराता है या न कोई खंड शिक्षा अधिकारी कराता है। कहीं की भी इस तरह की स्थिति नहीं आती। फिर जाता कहाँ है पैसा, ये तो सवाल कर रहे हैं एसपी सिंह जी। और यहाँ जो संघ के प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि ऊपर से ही ये चीजें जाती है नीचे की तरफ, मजबूरी में इसमें शिक्षक भी शामिल होता है। सर मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा, जब शिक्षक के हाथ में ही पैसा है, पूरा पैसा शिक्षक के हाथ में है, 100% पैसा भारत सरकार से जो आता है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उसको जिलों में भेजती है। उसके पश्चात हम लोग केवल एक चेक के माध्यम से का सीधा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से खातों में पहुंचता है। ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अध्यापक के पास प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका है और निश्चित रूप से मैडम उसको कर रही है और मैं तो चैलेंज करता हूँ आइए। और वहां क्या शिक्षक घोटाला करते हैं, खुद अपने स्तर पर करते हैं, ये कहना है आपका? जी देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि यदि मैं कमिटेड हूं अपने कार्य के प्रति कि मैं सकारात्मक कार्य करूंगा तो निश्चित रूप से मुझको सकारात्मक रिजल्ट दिखाई देंगे। यदि मैं सकारात्मक कार्य करने की जो यहाँ आरपी मिश्रा कह रहे हैं, आप इसके उलट कह रहे हैं। आप इसके उलट ये कह रहे हैं कि शिक्षक के स्तर तक पैसा जाता है और शिक्षक चाहे तो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, नहीं चाहे उसे खाना चाहे तो खा सकता है। बिल्कुल। एसपी सिंह जी, हम लौटते हैं मिश्रा जी आपके पास। एसपी सिंह इसमें कुछ जोड़ना चाहते थे, आप उसमें कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे जब मुकेश जी कह रहे थे। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगर शिक्षक के खाते में पैसा जा रहा है, इसका मतलब जो बीएसए कह रहे हैं, इसका मतलब शिक्षा बेईमानी कर रहा है। ये तो सच है कि पैसा पूरा लग नहीं रहा है स्कूल में। 50,000 करोड़ रुपए जो आया है उसका ऑडिट भी होता होगा। ऑडिट तो अधिकारी करते होंगे, अधिकारियों का कंट्रोल रहता है। शिक्षक क्या इंडिपेंडेंटली खर्च करता है? मुझे नहीं मान सकता इस बात को। जो शिक्षक है, मुकेश जी से जवाब लेंगे। आप मिश्रा जी, इसमें आप क्या कह रहे थे? संघ की क्या सोच है या एक शिक्षक की क्या सोच है? मिश्रा जी से पूछिए इस बात को। जी, मेरा भी संघ की सोच ये है कि जो अधिकारी महोदय बीएसए साहब कह रहे हैं कि वो सीधे पैसा आया शिक्षक के खाते में चला गया और ये मूक दृष्टा, ऐसा नहीं है। वो पैसा शिक्षा अधिकारी, चाहे वो बीएसए हो चाहे उच्च अधिकारी हो, उनके नियंत्रण में रहता है। जब तक कमीशन नहीं मिलता है वो पैसे की चेक ही नहीं पास होगी। टीचर बेचारा क्या करेगा? ये अगर आरोप लग रहा टीचर को पैसा खाते में, मुकेश जी की बारी है। मुकेश जी, ये अधिकारी जो लाखों रुपए बैठते हैं, आकर के वहाँ बैठ करके अपनी पोस्टिंग कराते हैं बिना मिलीभगत के, बिना उनके संरक्षण के ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं मुकेश जी को बोलने दीजिए। जी मैं इसका उत्तर ये देंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में पूरे के पूरे, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की 3205 स्कूल हैं और एक साथ पैसा विद इन ए मिनट ट्रांसफर होता है विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में। विद्यालय यहाँ बात नहीं हुई, ये सभी जान रहे हैं, अभी बात हो चुकी है। बात हुई है कि उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे होता है, इसका आप निरीक्षण कर सकते हैं। वो आपके बिना फिर खर्च नहीं हो सकता या फिर पास नहीं हो सकता। जी बिल्कुल मैं निरीक्षण करता हूं। उसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं उन्नाव की आपको बताता हूं। उन्नाव में आके आप विजिट करिए। आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप तारीफ कर रहे हैं कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। सवाल बीएसए पर है और भी जगहों पर जो बीएसए हैं, सवाल उन पर है। आपने टोका था कि ये शिक्षक स्तर पर जाता है, शिक्षक चाहे तो बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, और ये दोनों इसका खंडन कर रहे हैं। तो जवाब एक बीएसए की तरफ से है। मुकेश जी देखिए, मेरा यहां ये कहना है, क्योंकि मैं अन्य जनपदों में भी कई जनपदों में कार्य किया हूं और जहां जहां कार्य किया हूं, एक मैंने बहुत अच्छी टीम अध्यापकों की चुनी है। होता क्या है कि जो अच्छा काम करने वाले अध्यापक है वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये हमेशा होता रहा है। आप सीधे तौर पर बीएसए पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, 1600 अच्छे अध्यापकों की। आप केवल अपनी बात कह रहे हैं। जी मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूं कि होता क्या है। बात कर रहे हैं इसलिए कि हम पूरे राज्य की चर्चा कर रहे हैं। पूरे राज्य में स्थितियां क्यों नहीं ठीक हो सकती? आप बार बार उन्नाव की चर्चा कर रहे हैं और साथ ही आप अपनी चर्चा, आपने किस तरीके से चीजों को ठीक किया, बिल्कुल इस पर हम जाएंगे। लेकिन पूरे राज्य में जो व्यवस्था है वो कैसे बदलेगी, हमारी चिंता ये है।
शिक्षा अधिकारियों को कमीशनबाजी कैसे होती है? देखिए मेरा जैसे साहब जवाब दीजिए कि शिक्षा अधिकारी मेरा कहना कमीशन लेते हैं, मेरा जी कमीशन कैसे लेते हैं? टीचर अब देखिए परेशान हो जाते हैं, बदवा मजदूर है और बदनाम वो होते हैं, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, जबकि सारा का सारा खेल इन शिक्षा अधिकारियों का होता है। जवाब देने जो ईमानदार अधिकारी वो साइड में डाल दिए जाते हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं वो मेन पदों पर आते हैं। जरा सभी को एक तराजू में तोलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कहा गया कि उन्नाव में अच्छा काम हो रहा है, उन्नाव की आप बात कर रहे हैं, क्या मेरे बारे में आप कुछ जानते हैं? अरे क्योंकि आप लखनऊ में रह रहे हैं, कृपया आप व्यक्तिगत ना हो, यहाँ बात हो रही है पूरे सिस्टम की, यहाँ बीएसए की बात वो कर रहे हैं, मुकेश जी की बात नहीं कर रहे। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, पूरे मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मुकेश जी, मैं आपकी केवल बात नहीं कर रहा हूँ, आपके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और जानकारी करेंगे तो कुछ तथ्य जरूर सामने आएंगे, मैं वो नहीं कहता। मैं पूरी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई शिक्षा है, यहाँ लेकर के ऊपर से भ्रष्टाचार है। लाखों रुपए की पैसे दे करके पोस्टिंग कराते हैं अधिकारी, वो बैठते हैं और पैसा उस पर कमीशन लेकर के ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये खेल चलता है। अगर ये न होता, अभी सिंह साहब कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए आया, तो आज विद्यालयों की दशा क्या होती? कहाँ गया पैसा? ये अगर समितियों के खाते में चला गया, शिक्षकों के उसमें रहा, तो पैसा नहीं लगा। ये पैसा शिक्षक नहीं खाते, पैसा अधिकारी खाते हैं, और ये उच्च यहाँ से लेकर के शासन तक पैसा जाता है। तो आरोप शिक्षकों पर लगाया जवाब देने दीजिए मुकेश जी को। जी मुकेश जी, मैं उसका विरोध करता हूँ, ये संभव नहीं। हमारे आरपी मिश्रा जी, अब जवाब मैंने यहाँ जी मुकेश जी, मैंने यहाँ आपके किसी भी वक्तव्य में अभी ये नहीं कहा कि ये टीचर खाता है, शिक्षक खाता है। ये आप स्वयं आप कह रहे हैं, इसमें मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जहां तक 50,000 करोड़ या 30,000 करोड़ की बात है, उसमें मुख्य मुद्दा जो आता है वो शिक्षक के वेतन के रूप में आता है। दूसरे जो संसाधन आते हैं, जैसे पुताई का पैसा आता है, ड्रेस का पैसा आता है, मिड डे मील व्यवस्था में कन्वर्जन कोस्ट का पैसा आता है, पुस्तकों के मेंटेनेंस का पैसा आता है, वो सारा का सारा पैसा विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जाता है, और ये हर जनपद में जाता है। लेकिन ये आरोप लगाना, क्योंकि खुद आरोप लगा के खुद उसकी पुष्टि की जा रही है, जबकि मैंने कुछ भी इस स्टेटमेंट में नहीं किया कि मैंने केवल पैसे का फ्लो कैसे हो रहा है, मैंने केवल इतना बताया। आपने ये कहा था मुकेश जी कह रहे हैं कि वो खाता है नहीं खाता के माध्यम से ये अपने आप शिक्षकों तक जाता है, शिक्षक उसका इस्तेमाल करते हैं। माफ करिएगा, आपने चूंकि कहा ये पैसा सारा शिक्षक, मैं अभी भी कहता हूँ ये पंचायत समिति के खाते में जाता है। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार शिक्षक नहीं करता है, अधिकारी करते हैं। वो कमीशन लेते हैं, मजबूर होकर के वो गलत खर्च करते हैं। ये बात किए जाते हैं कि वो बधुआ मजदूर माने जा रहे हैं आजकल के हमारे शिक्षक, कि रहे वहां उनसे काम लिया जाएगा, वो पठन पाठन तो दूर रहता है, बाकी सारे काम होते। मिड डे मील में भी आप दिखा रहे थे कि वहां पर पहुंचे हमारे सिंह साहब, इस हमारे शिक्षा के उच्च अधिकारी रह चुके हैं, ये प्रमुख सचिव शिक्षा थे। ये गए 100 लोगों का खाना, वहां 12 लोग मिले। ये क्या है? मिड डे मील की हकीकत यही है कि बच्चों को नहीं मिलता। ये आपके अंडर में, आप खुद बता दीजिए उन्नाव जनपद में कितने विद्यालय हैं जहां 60% बच्चे आते हैं उनको खाना मिलता है, तो उनकी अटेंडेंस 100% दिखाई जाती है, 80% दिखाई जाती है, 20% से बच्चे नहीं आते। ये कहाँ जाता पैसा? ये फर्जी कहाँ जो लिया जाता है, कहाँ पैसा जाता है? जवाब दीजिए मुकेश जी। ये आपके अपने उन्नाव की हकीकत बताइए। मैं पड़ोसी हूँ, मैं जानता हूँ। मैं उन्नाव की ही बात करता हूँ मैं, क्योंकि दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बांगरमऊ के 2 शिक्षकों को मैंने इसी बात के लिए निलंबित किया, और 9,000 रुपए से ज्यादा रिकवरी एक शिक्षक से की। आप कहेंगे क्यों किया? अभी क्योंकि आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। जब उनसे देखा गया, जैसे सर ने कहा है कि इसी तरह की संख्या बढ़ाई गई, निसंदेह यदि निरीक्षण हमारा सतत रूप से हो रहा है, और हम लोगों ने अपने शिक्षक इसलिए निलंबित हो गए कि उन्होंने कमीशन नहीं दिया। ऐसे ही अधिकारी, ऐसे शिक्षक निलंबित होते हैं जो बेचारे गलती करते हैं, पैसा सवाल पूरे राज्य के हैं। कुछ पंक्तियां हैं, ये फेसबुकिया कमेंट है, कुछ पंक्तियों में समेटने की कोशिश की गई शिक्षकों की स्थिति को। इस पर आप लोगों से हल्का कमेंट चाहेंगे। गुरु थे कर्मचारी हो गए हैं, दांतों फंसी सुपारी हो गए। आप सुनिएगा ये 2-4 लाइनें हैं। अकेले 400 को है नचाते, हम टीचर से मदारी हो गए हैं। अब चौक डस्टर से क्या मतलब, जो ब्लॉक संकुल प्रभारी हो गए हैं। कमीशन इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी दे देकर हम भिखारी हो गए हैं। अब मिला है एमडीएम का चार्ज जब से, गुरुजी भी भंडारी हो गए हैं। बीईओ ऑफिस का मंदिर समझकर कई टीचर पुजारी हो गए हैं। पढ़ाने से जिन्हें मतलब नहीं है वो प्रशिक्षण प्रभारी हो गए हैं। और खटारा बस बनी शिक्षा व्यवस्था, हम लटकी सवारी हो गए। ये एक व्यवस्था है एक शिक्षक की। इस पर एसपी सिंह जी कमेंट बहुत संक्षेप। बहुत अच्छा कहा जी।
देखिए, ये बहुत अच्छी कविता है जी। और ये कविता मैं बताऊं, देखिए, जब तक हम लोगों ने शिक्षक का सम्मान जी, शिक्षक का सम्मान जब तक नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती। शिक्षक पे आरोप लगाना बंद करें, शिक्षक को शिक्षा करने दें, उसको अन्य काम ना लें उससे मिड डे मील का काम क्यों लेते हैं आप शिक्षक से? शिक्षक को पढ़ाई क्यों नहीं करने देते हैं? उसको इलेक्शन का काम क्यों लेते हैं? उससे जनसंख्या का काम क्यों लेते हैं? आप शिक्षक से शिक्षा का काम क्यों नहीं करने देते हैं आप उसको? एक इश्यू ये है। दूसरा, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये सही मैं बता रहा हूं। इनके मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद ही कहा है कि हमारे बीएसएस भ्रष्ट हैं। ये अखबार में छपता रहता है जी। और ये कहां से, अगर मान इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये मुहिम के तौर पर हम चलाएंगे। जी संगम इसीलिए मुहिम के तौर पर चला रहा है कि पूरे राज्य की व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकती जब एक स्कूल की व्यवस्था बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा शुक्ला, प्रधान शिक्षिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय तेंदुआ हिरणकुद्दी से जुड़ी हमारे साथ उन्नाव से, डॉक्टर मुकेश कुमार, बीएसए उन्नाव, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता आरपी मिश्रा और आईएएसएसपी सिंह हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मुहिम लगातार जारी है।